हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने पार्ट थर्ड वीडियो का करने वाले हैं। इससे पहले हमने अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट वो सब किया था। उसके बाद हमने डेफिसिट डिमांड किया था। अब हम करेंगे एक्सेस डिमांड। डेफिसिट बताया था मैंने कम, लेकिन एक्सेस का मतलब क्या होता है मैंने बताया ज़्यादा। मतलब कि हमारी डिमांड ज़्यादा है। ओके, डिमांड हमारी ज़्यादा है। अब हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किया था। मतलब कि हम जितनी हमारी कंट्री में जितना हम मतलब सारे रिसोर्सेज का यूज करके जितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं ना, उससे भी ज्यादा है हमारी डिमांड। ठीक है, जितनी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज का यूज करके, हमारी डिमांड उससे भी ज्यादा। मतलब कि जितना हमारा एडीएफ है, मतलब एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पे, किस पे? एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट। जब हमारे देश के सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा है डिमांड इकोनॉमी में। मतलब कि और जो हमारी इकोनॉमी में डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड होती है, मैंने जो बिल्कुल एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, आई गेस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट वाला, तो बताया था कि वो हम एक्चुअल नहीं लेते, हम प्लान लेते हैं। तो सेम वे इसका मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो कि प्लान्ड है, क्या है? जो कि प्लान्ड है, वो ज्यादा है किससे? एग्रीगेट डिमांड जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो सकती है। मतलब मैक्सिमम हम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं हमारी डिमांड उससे भी ज्यादा है। ठीक है, गॉट इट? तो ये हमारा सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की। मतलब जितना हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिमांड हमारी उससे भी ज्यादा। तो अब अगर हम इसकी बात करें, व्हेन एडी इज मोर देन, मतलब कि हमारा एडी क्या है? ज्यादा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पे जितना रिक्वायर है हमारा उससे भी ज्यादा है। ठीक है, वही तो मैंने बताया। उसके बाद कीन्स ने क्या बोला? एडी इज एक्सेस। एडी को हम एक्सेस तभी कहेंगे व्हेन इट इज मोर देन एएस, जब वो एएस से ज्यादा है। और किस सिचुएशन में? फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में अगर एडीएस से ज्यादा, हम तब उसको एक्सेस नहीं बोलेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में अगर एडीएस से ज्यादा है तब हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। अब अगर हम बात करें मेजरमेंट, हम इसकी कैसे करने वाले हैं? जैसे हमने डेफिसिट डिमांड की हमने देखा कि हमारी प्लान कम है और फुल एम्प्लॉयमेंट पे होनी कितनी चाहिए थी? ज्यादा। ठीक है, तो हमने जो गैप आया वो हमारा डिमांड में, वो हमने क्या लिया? वो हमने लिया था डेफिसिट। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेस की, अब हमको पता है कि जितनी हमारी मैक्सिमम हो सकती है, जितना हमारा पोटेंशियल है, ये हमारी हम सारे रिसोर्स यूज कर ले उसके बाद भी हमारी इतनी हो सकती है डिमांड। लेकिन हमारी प्लान्ड कितनी आ रही है हमारी इकोनॉमी में? वो इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पे कम है और एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड है वो ज्यादा है। तो सेम वे एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये, एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड ये, और हमारा यहाँ से एएस कर्व जिसको हम इनकम भी बोलते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम हमारा एट प्रेजेंट कहाँ है? यहाँ। ठीक है, क्योंकि हमारी प्लान इतनी है और एएस के वो इक्वल है। लेकिन हमारी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वो तो इतनी हो सकती है। तो ये वाला जो एरिया, मतलब हमारी इतनी हो सकती है लेकिन इतनी है, तो ये हमारी किस चीज को शो करेगा? एक्सेस डिमांड को। उसके बाद अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, क्या कारण है कि एक्सेस डिमांड हमारी इकोनॉमी में होता है? सेम वे जैसे मैंने डेफिसिट डिमांड के रीजंस बताए थे, कारण बताए थे। क्या पढ़ा था? नेशनल इनकम करते टाइम एक्सपेंडिचर मेथड, अगेन वहीं पहुंच जाओ। हमारा क्या निकलता था एक्सपेंडिचर मेथड में? मतलब जो हम कैलकुलेट करते थे, क्या क्या यूज करते थे? गवर्नमेंट सेक्टर का कितना खर्चा है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है कंट्री के अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना खर्चा किया, और फिर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि नेट एक्सपोर्ट लेते थे कि हमारे कंट्री के नेट एक्सपोर्ट क्या है। और नेट एक्सपोर्ट हमको क्या शो करता था? नेट एक्सपोर्ट हमको शो करता था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब हमने डेफिसिट डिमांड की बात की, मतलब डिमांड कम है इकोनॉमी में, मतलब वो सारी चीजें कम है, इसीलिए तो हमारा क्या हुआ? कम जीडीपी, कम नेशनल इनकम आई एक्सपेंडिचर मेथड से। अब बात आ रही है कि वो ज्यादा है। ठीक है, तो अगेन वो सारे के सारी चीजें ज्यादा है, मतलब जितनी हमारी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट उससे ज्यादा डिमांड कर रही है। हाउस होल्ड में जितनी प्लान हमने जितनी हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए उससे प्लान हमारी ज्यादा आ रही है। मतलब कि सारी चीजें ज्यादा आ रही हैं एग्रीगेट डिमांड से, जो हमारी होनी चाहिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे रिसोर्सेज की, उससे ज्यादा है। तो हमारे रीजंस क्या क्या हुए? वही सब रीजंस होंगे। ठीक है, कि वो ज्यादा है कि क्या? इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या इसको हम हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं।
इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इकोनॉमी में, ठीक है, मतलब हमारे इकोनॉमी में क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा, मतलब हम बाहर के देश वालों ने हमारी कंट्री के लिए डिमांड क्या कर रखी है, ज्यादा, उनको हमारे देश के प्रोडक्ट चाहिए ज्यादा, बना हम सकते नहीं, मांग वो ज्यादा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड ज्यादा। डिक्रीज इन इंपोर्ट, हम बाहर के देशों से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, हम बाहर के देशों से कुछ नहीं ले रहे, तो इसका मतलब हम कहाँ से हमारी डिमांड, हम खाने को तो चाहिए या तो हम अपने देश से ले या बाहर के देश से ले, बाहर के देश से हम मंगवा रहे तो हमारी अपनी इकोनॉमी के लिए हम लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, अगेन वही डिमांड ज्यादा। फिर रिडक्शन इन टैक्स रेट, अगेन इसको हम किससे, डिस्पोजेबल इनकम से कनेक्ट करके देखेंगे कि टैक्स है, अगर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा दे तब लोगों का पैसा चला जाएगा कहाँ, गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम, मतलब लोग खर्चा कम कर सकेंगे, खर्चा कम करेंगे तो डिमांड कम करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की, कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, डिमांड ज्यादा, तो इसका मतलब कि टैक्स में क्या हो चुकी है, कमी, टैक्स में कमी है तो गवर्नमेंट पास पैसा जाएगा कम, लोगों पास डिस्पोजेबल इनकम बचेगी ज्यादा, जब लोगों पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है वो परचेजिंग पावर उनकी क्या होगी, ज्यादा, और जब उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है मतलब खरीदने की क्षमता, तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा, और ऐसे ही हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। और यही क्या सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, कि यही तो हमने पढ़ा कि क्यों होती है एक्सेस डिमांड। उसके बाद बात आता है कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या रिजल्ट्स निकलते हैं एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने की वजह से, क्या हमको भुगतना पड़ता है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने की वजह से। सो अभी तक समझ आ गया होगा आई गेस आपको, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट साथ में डाला करें। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड की, तो क्या हमारे क्या होते हैं, रिजल्ट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट इज इन्फ्लेशनरी गैप, जैसे हमारा वहां डिफ्लेशनरी गैप, यहाँ हमारा इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, देखो मैंने बताया कि हमारी एक्सेस डिमांड क्या है, कि जितना हम रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन करके जितनी हम डिमांड ले सकते हैं, हमारी डिमांड उससे ज्यादा है। इसका मतलब डिमांड भले ही ज्यादा है, क्या हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे हम कम खड़े हैं, मतलब जितनी डिमांड है हमारी फुलर यूटिलाइजेशन में जितनी मैक्सिमम हो सकती है हमारी उससे ज्यादा डिमांड है, तो मैक्सिमम हम उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना हमारा फुलर यूटिलाइजेशन पे है। तो इसका मतलब हमारे देश में हम आउटपुट तो बढ़ा नहीं सकते, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, बस वैसे ही डिमांड बढ़े जा रही है, ठीक है। तो क्या है, आउटपुट तो कांस्टेंट है हमारी कंट्री में, बट एक्सेस डिमांड से क्या हुआ, जो रिसोर्सेज है उन पे प्रेशर आया। अब देखो एक्सेस डिमांड है, अब लेबर तो हमारे देश में 10 ही है, ठीक है, एग्जाम्पल 10 लेबर है फुल्ली एम्प्लॉयड, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है और डिमांड उससे ज्यादा है। अब डिमांड बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज उन्हीं 10 लेबर को, वो एम्प्लॉय भी है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, मतलब अपनी इंडस्ट्री में लगाने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेंगे, उनको बोलेंगे भाई हम तुमको चल 500 रुपए एक दिन की दिहाड़ी, मतलब एक दिन की वेज देंगे, दूसरा बोले भाई मैं 600 रुपए दूंगा, क्योंकि फुल्ली एम्प्लॉयमेंट पे हम खड़े हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो भाइयों कह रहे हैं मेरे को काम दो काम दो, काम नहीं है, लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम है, ठीक है, तो उनकी क्या होगी, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, प्रेशर आ रहा है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर। जब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाली है उन रिसोर्सेज को लेने के लिए, प्रोडक्शन। अब नॉर्मली देखो मार्केट में अगर सप्लाई किसी चीज की कम हो तो उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। सेम वे जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई कम है तो उनके रेट अपने आप बढ़ने वाले हैं। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जब रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाली है प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जनरल लेवल प्राइस बढ़ेगा। जब एक प्रोड्यूसर को ही कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो एमआरपी तो वो बढ़ाएगा भाई। देखो पहले एक बिस्किट बनाने में मान लो 8 रुपए लग रहे थे, 10 का बिस्किट बिक रहा था। अब क्या हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रेट बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर को ही वो बिस्किट 9 साढ़े 9 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। तो आगे ऑब्वियसली बात है वो आगे 10 में थोड़ी बेचेगा, 12-15 प्राइस करेगा उसका, तो क्या होगा, जनरल प्राइस हमारी इकोनॉमी में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हम अगेन शो कैसे करेंगे, यही तो है इन्फ्लेशनरी गैप, कि डिमांड तो हमारी इतनी हो रही है और हमारी हम फुल्ली अगर रिसोर्स यूटिलाइज करें तो हम सिर्फ इतनी ही हम कर सकते हैं। तो ये वाला जो सिचुएशन इन्फ्लेशनरी गैप, इसको हम शो करते हैं कैसे, यही एक्सेस डिमांड है और यही हमारा क्या है, इन्फ्लेशनरी
गैप है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्टैटिक जीडीपी, मतलब कि हमारी जीडीपी स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक फिक्स है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है हमारी। वो तो मैंने बता ही दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम जब प्रोडक्शन ही उतना कर सकते हैं, हम उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। डिमांड बढ़ने से क्या होगा भाई, जब हम प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा सकते, जब प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ रहा, आउटपुट ही नहीं बढ़ रहा, तो जीडीपी क्या है, कांस्टेंट। जीडीपी तो वही रहेगी क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ रहा। आउटपुट कहाँ से बढ़ाए, जब फुलर यूटिलाइजेशन पे ही हमारे उतने हैं, ठीक है। तो हम आउटपुट तो बढ़ा नहीं सकते, या तो भाई रिसोर्स और कहीं से और लाओ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अभी मैंने बताया कि क्या है, हमारे जनरल प्राइस बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में। आप देखो आउटपुट नहीं बढ़ रहा लेकिन प्राइस बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट आया नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो हम मानते हैं कि रियल जीडीपी तभी बढ़ती है जब आउटपुट बढ़ता है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, आउटपुट नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो फिर भी बढ़ रही है। तो स्टैटिक जीडीपी हम किस कंसेप्ट में लेंगे कि रियल जीडीपी स्टैटिक है, नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ेगी क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे मार्केट के अंदर। प्राइस क्यों बढ़ेंगे, मैंने रीजन बता ही दिया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अब देखो ये कंसेप्ट याद रखना, 1 मार्क्स में आ सकता है कि स्टैटिक जीडीपी का क्या मतलब है। तो मतलब नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है लेकिन रियल जीडीपी स्टैटिक है, क्योंकि हमारी आउटपुट नहीं बढ़ रही, हमारे सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, और प्राइस बढ़ने से हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है, ना कि रियल जीडीपी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। अगेन क्या है, तो ये हमारी सिचुएशन हो जाती है हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं कि वेज हमारी प्राइस को बढ़ा रही है और प्राइस हमारे वेज को बढ़ा रहा है। वेज कैच द प्राइस एंड प्राइस कैचेस द वेज, एक दूसरे को दोनों बढ़ाने में लगे हैं। कैसे लगे हैं वो देखो, डिमांड हमारी इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा एक्सेस, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे प्रेशर आ रहा है, रिसोर्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, रिसोर्स महंगे होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेज भी तो एक लेबर भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है, तो लेबर की क्या है, वेजेस बढ़ गए, लेबर के वेजेस बढ़ गए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोड्यूसर को ही वो चीज महंगी पड़ रही है, वो आगे बेचने से महंगी वाला है, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारा क्या होगा, जनरल प्राइस बढ़ जाएंगे इकोनॉमी में। जब हमारी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ गई, जब हमारी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ गई, तो अब भाई जो चीजें हमको रोटी हम खाते हैं, ठीक है, लगा लो एक थाली 20 रुपए की पड़ती है खाने में, अब जब इकोनॉमी में प्राइस बढ़ गया वो 30 में, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो 20 में खा सकते थे 30 रुपए में वो चीज नहीं अफोर्ड कर रही, तो क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज को जो आप पूरा करने की आपकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी। जैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, अब देखो, अब एक पर्सन है उसको खाना ही नहीं मिल रहा खाने को, तो वो सोचेगा ना कि मैं ऐसी जगह काम करूं जहां मुझे कम से कम इतने रुपए तो मिले कि मैं एटलीस्ट अपना बेसिक नेसेसिटी, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकूं। तो वो अब क्या करेंगी, लेबर क्या करेंगी, भाई मार्केट में क्या है, प्राइस ज्यादा है, मार्केट में प्राइस ज्यादा है, रोटी सब्जी इतनी महंगी है, तो लेबर क्या है, लेबर भाई अपनी कहेगी हमको वेजेस बढ़ाओ, लेबर क्या कहेगी, वेजेस बढ़ाओ, फिर लेबर की वेजेस बढ़ेगी, फिर वही कंसेप्ट, फिर लेबर की वेजेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर प्राइस बढ़ेंगे, फिर प्राइस बढ़ने की वजह से अगेन क्या होता जाएगा, फिर वो डिमांड करेंगे हमारी वेजेस और बढ़ाओ, तो ये एक दूसरे को लगे ही रहते हैं इन्फ्लेशन करने में, मतलब प्राइस वेज को बढ़ाते हैं और वेजेस प्राइस को बढ़ाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है, एक्सेस डिमांड। उसके बाद हमने पढ़ा कि देखो हमारी क्या है, डिमांड है ज्यादा, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा आउटपुट तो हम बढ़ा नहीं सकते, जितनी हम मैक्सिमम कर सकते थे उतना हमने देख लिया, वो हमने फुल एम्प्लॉयमेंट पे देख लिया, तो हमारा आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता, ठीक है, इसका मतलब डिमांड फुलफिल हो नहीं सकती। जब डिमांड फुलफिल नहीं हो सकती तो प्रोड्यूसर को लॉस होता है अनफुलफिल्ड डिमांड का, कि वो लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, ये भी एक प्रोड्यूसर के लिए लॉस का ही रीजन है। जैसे कि अगर आपने नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल अपने आसपास में देखा होगा, आप किसी शॉप पे जाते हो कि अंकल मुझे मार्कर दे दो, सपोज मार्कर दे दो, तो उनके पास मार्कर नहीं है, वो आपको नहीं बोलेंगे कि भाई दूसरी दुकान से ले ले, वो क्या करेंगे, वो खुद ही जाएंगे दूसरी दुकान में, खुद खरीद के आपको देंगे, क्योंकि वो आप अपने कस्टमर को लूज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक लॉस ही होता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। तो डिमांड अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे तो वो भी उनके लिए एक लॉस है, क्योंकि उनके कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसीलिए इसको हम लॉस ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। सो ये था हमारा कंसेप्ट एक्सेस डिमांड का।
सो अब ये नोट कर लो अगर आपको नोट्स बनाने हैं छोटे छोटे जो एग्जाम टाइम में हेल्पफुल हो। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स जरूर डालना। सो थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।